हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके बीच में लाया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, और साथ साथ हम यहाँ पर उसके ऑप्शंस के बारे में भी स्टडी करेंगे, उसका डिफ़ाइन करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन वन, हाईएस्ट प्रोटीन इन विच सीरियल? सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन से सीरियल में होता है? तो कौन से सीरियल में होता है आपको पता होगा। 12 से 14% जो 12 से 14% प्रोटीन पाया जाता है वीट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वीट में पाया जाता है ना। सारे जो सीरियल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूँ? ओनली सीरियल्स की। उसके बाद सबसे कम किस में पाया जाता है? तो पैडी में पाया जाता है, लगभग 6 से 7% पाया जाता है। अगर पूछ ले सर्वाधिक फैट किस में पाई जाती है, तो बाजरा में पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? लगभग 5%। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फ्रूट ऑफ पोएसी फैमिली, फ्रूट ऑफ पोएसी फैमिली, पहले का राइट आंसर हो गया वीट। ठीक है। फ्रूट ऑफ पोएसी फैमिली क्या कहलाएगा? फ्रूट ऑफ पोएसी फैमिली क्या कहलाएगा? तो देखना, स्पाइक तो क्या होता है उनका? इन्फ्लोरेसेंस होता है। क्या होता है उनका? पुष्पक्रम होता है। पोड क्या होता है? जो अपने जितनी भी दलहनी क्रॉप पढ़ते हैं उनका जो फ्रूट होता है वो पोड कहलाता है। हिंदी में बोले तो फली कहलाता है। कैरियोप्सिस क्या होता है चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले सिलिकुआ क्या होता है? सिलिकुआ क्या होता है? जो सरसों का जो फल होता है उसको सिलिकुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकुआ कहते हैं। ये भी पूछा जा चुका है। कैरियोप्सिस इसका राइट आंसर है। जितने भी जैसे कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सबका जो फल होता है वो क्या होता है? जो सीड होता है वो क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोप्सिस कहलाता है। फादर ऑफ सुपर राइस, सुपर राइस, पहले तो ये बात करें कि सुपर राइस होता क्या है? जो वर्तमान में उपलब्ध जो धान है उससे लगभग 15 से 20% या 25 से 30% तक हायर प्रोडक्शन दे, तो उसको बोलते हैं सुपर राइस। अब इसके कौन है फादर? तो GS खुश, इनका पूरा नाम है गुरुदेव सिंह खुश। पहला ऑप्शन की मैं बात करूं तो योन लॉन्ग पिन क्या है? जो संकर चावल है यानी हाइब्रिड राइस के फादर हैं कौन? योन लॉन्ग पिन। कब से सबसे पहले हाइब्रिड राइस कहाँ पे डेवलप किया गया? तो चीन में डेवलप किया गया। कहाँ पे डेवलप किया? चीन में। कब किया? 1974 में किया। कब किया? 1974 में किया। एस नागराजन कौन है? इससे ही मिलता जुलता नाम है, वीट, सुपर वीट। ठीक है। तो एस नागराजन सुपर वीट के फादर है। इनेग्रोप्रोटिकस क्या है? जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस जो जिसने डेवलप किया, पहली बात तो डेवलप क्यों किया कि भैया जो अपने राइस में विटामिन ए की कमी होती थी, इसलिए क्या किया? उसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई और क्या किया है ना, बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ा के उसको गोल्डन राइस या पीले कलर का चावल डेवलप किया है ना। तो इनके कौन है? इनेग्रोप्रोटिकस। साथ साथ आप लिख सकते हैं, लगभग मैं कह रहा हूँ सारी एग्जामों में पूछे जाएंगे जरूर। और लास्ट में जब एग्ज़ाम होगी, जेट की हो, ICR की हो, BHU की हो, हम यहाँ से आपको बताएंगे कि यहाँ से कितने क्वेश्चन मिल चुके हैं। सेकंड में बात करूँ तो क्रोमोसोम नंबर इन मैक्रोनी। सर मैक्रोनी क्या होता है? मैक्रोनी गेहूं कौन सी आ गई? तो देखना, जब वीट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं 2N। जो लगभग सारी जो जंगली जातियां थी वो 2N थी या द्विगुणित थी। उसके बाद उसमें क्या किया? द्विगुणित में आती है ट्रिटिकम माइकोकम। क्या आती है? ट्रिटिकम माइकोकम। उसके बाद चतुर्गुणित में कौन कौन सी आती है? एक तो मैक्रोनी गेहूँ आती है और एक और आती है इमर गेहूँ। मैक्रोनी गेहूँ क्या होती है और इमर गेहूँ? मैक्रोनी गेहूँ का बोटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम ड्यूरम और इमर गेहूँ का होता है ट्रिटिकम डाइकोकम। ये है चतुर्गुणित। चतुर्गुणित है तो 2N बराबर 28 इसमें क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। आपने 2N क्यों लिखा? कोई भी 2N ही हो सकता है, लेकिन ऐसे जरूर लिख सकते हैं 4x बराबर 28। लेकिन N तो सदैव कितने ही रहेंगे? कितने रहेंगे? 2N रहेंगे, एक नर का एक मादा का। कोई पूछ लेता है कि इसमें मूल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, यानी N बराबर कितना है? 7। कितना है? 7। कैसे है? जो द्विगुणित किस्मों से लिया जाएगा। कैसे द्विगुणित किस्मों से कैसे लिया जाएगा? जो 2N बराबर 14 है, इसका N एक तो नर से आया एक मादा से आया, इसलिए इसके मूल गुणसूत्र संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूँ तो इसका पांचवे का राइट आंसर हो गया 2N बराबर 28। ठीक है। WCC 75 इज द वेराइटी ऑफ सोरगम, बाजरा,
कॉटन, मेज। अपने को पता है WCC 75 इसके लिए पूछने के चांस बढ़ जाते हैं, राजस्थान में लवणीय क्षेत्र ज़्यादा है, सूखा क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ पर WCC 75 क्या करती है, रेसिस्टेंट वैरायटी है, आप उगा सकते हो इसको लवणीय क्षेत्रों में भी और कम पानी में भी। तो इसीलिए बाजरा की एक वैरायटी है WCC 75 जिसको पानी की बहुत कम या नगण्य आवश्यकता होती है। उसके बाद मिरेकल को बोलते हैं जादुई, क्या बोलते हैं, जादुई। मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया जया, ये एक वैरायटी है, इसकी जया वैरायटी है, इसको मिरेकल राइस या जादुई धान के नाम से जाना जाता है। कब डेवलप हुई, 1968 में डेवलप हुई। किसके द्वारा डेवलप की गई, एक साइंटिस्ट थे शास्त्री जी, कौन थे, शास्त्री जी, उनके द्वारा ये डेवलप की गई थी 1968 में। ठीक है, किस किस का संकरण थी तो देखना, TN फर्स्ट थाइजीन नेटिव फर्स्ट और T141 जिसको T141 का क्या थी, ये संकरण थी। ये भी याद रखना कि संकरण किसका थी, कब डेवलप हुई, 1968 में डेवलप हुई। किसके द्वारा डेवलप की गई, डॉक्टर शास्त्री द्वारा डेवलप की गई। वो भारत का जादुई धान, विश्व का जादुई धान ये कहलाता है IR8। कौन कहलाता है, IR20 की क्या क्वालिटी है, जो इसमें पीला जो येलो स्टेम बोरर, पीला तना भेदक जो कीट लगता है उसके रेसिस्टेंट है। PRH10 की क्या विशेषता है, PRH10 जो भैया आपकी वैरायटी है प्रथम संकर किस्म है बासमती चावल की, किसकी, बासमती चावल की प्रथम संकर किस्म है कौन, PRH10। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हाइब्रिड राइस डेवलप इन विच ईयर इन इंडिया, मैंने अभी आपको बताया कि 1974, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया, युओन लोंग पिन के द्वारा। भारत में कब डेवलप किया गया, 1994 में डेवलप किया। 1985 में एक इंस्टीट्यूट बना था जिसका नाम है बोती क्रीडा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद में है। 1946 में एक चीज़ बनी थी धान से रिलेटेड ही, देखना 1943 में एक अकाल पड़ा, उसके बाद 1946 में एक इस इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया राइस का, CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब डेवलप किया गया, ये किया गया 1946 में। अकाल कब आया, 1943 में। उसके बाद मैं बात करूं ट्रिफ्ट साट, ट्रिफ्ट साट जीन फाउंड इन विच क्रॉप, ट्रिफ्ट साट जीन कौन से फसल में पाया जाता है, तो ट्रिफ्ट साट कह लो या कंबाइन काफिर साट कह लो, ये सोरगम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सोरगम में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद बाजरा में कौन सा पाया जाता है, ट्रिफ्ट 23A, ट्रिफ्ट 23A। धान में कौन सा पाया जाता है बोनेपन के लिए, DGW। बीट में कौन सा पाया जाता है, नोरिन 10, कौन सा पाया जाता है, नोरिन 10। जीन सबके ध्यान होने चाहिए। बाजरा का अपने को पता ही है ट्रिफ्ट 23A, धान का कौन सा है, DGW, बीट का कौन सा है, नोरिन 10, और सोरगम का राइट आंसर। बंगाल फेमिन केस्ड बाई, बंगाल का जो फेमस अकाल पड़ा किस रोग के कारण पड़ा, तो ब्राउन लीफ स्पॉट के कारण पड़ा। ये किसके द्वारा होता है, कारक क्या है इसका, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। उसके बाद खैरा की अगर मैं बात करूं, खैरा से हर साल क्वेश्चन आते हैं। इट इज़ ड्यू टू जेडन डेफिशिएंसी के कारण होता है। किस कारण होता है, जेडन डेफिशिएंसी के कारण। खोजा किसने था इसको, एक साइंटिस्ट थे YL नेने, कौन थे, YL नेने ने इनको खोजा था। कब खोजा था, 1966 में खोजा था। कहाँ पे खोजा था, जो पहली पंतनगर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर खोजा था। ठीक है, कब खोजा, 1966 में। अब वो यूनिवर्सिटी पंतनगर वाली बनी कब थी, 1960 में बनी थी। कब बनी थी, 1960 में। नेक्स्ट, उसके बाद टुंगरो, टुंगरो डिजीज होती है, वायरस जनित है, फैलाता कौन है, ग्रीन लीफ होपर फैलाता है जिसका नाम है निफोटिक्स विरसेंस, निफोटिक्स विरसेंस। नेक्स्ट विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर केन, मतलब शुगर कैन में जो चीनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है वो कौन है, पोटेशियम है। इसका और क्या काम है, ये स्टोमेटा ओपनिंग है, मतलब स्टोमेटा को खोलना और बंद करना इसी के हाथ में होता है। स्टोमेटा रेगुलेटर है ये। उसके साथ ये क्वालिटी न्यूट्रिएंट भी है, और साथ साथ अगर पौधे को डिजीज पेस्ट से बचाना है तो भी कौन है सबसे मस्त उसके लिए, पौधे के लिए पोटेशियम है।
ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना कि पोटेशियम के साथ बोरोन भी क्या करता है, शुगर ट्रांसलोकेशन करता है, लेकिन मुख्यतः कौन करता है, पोटेशियम करता है। कौन करता है, पोटेशियम करता है। फर्स्ट इरिगेशन टू द व्हीट क्रॉप शुड बी गिवन 8। फर्स्ट इरिगेशन टू द व्हीट क्रॉप शुड बी गिवन 8। कौन से स्टेज पर देना चाहिए, पहला 21 दिन बाद आती है CRI स्टेज। क्या होती है इसकी परिभाषा, देखना CRI स्टेज की परिभाषा, पौधों में 21 दिनों बाद आती है और पौधों को सर्वाधिक जल उपलब्ध कराती है, CRI स्टेज कहलाती है। ऐसे ही याद करते हैं, CRI स्टेज सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। उसके बाद आती है टिल्डरिंग, उसके बाद आती है जॉइंटिंग, उसके बाद आती है डफ, उसके बाद आती है मिल्किंग। उसके बाद सबसे पहले आती है CRI, टिल्डरिंग, जॉइंटिंग, फिर एक और आती है चौथे नंबर पे बूटिंग स्टेज। कौन सी आती है, बूटिंग स्टेज, जिसको बोलते हैं पुष्पन अवस्था। पुष्पन अवस्था बोलते हैं। क्राउन रूट इनिटेशन, इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राउन रूट इनिटेशन CRI। ठीक है, सब में 20-20 दिन का गैप रहता है, तो ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आती है डफ अवस्था। अगर एक बात और मैं बताऊं थोड़ा सा, कि अगर आपके पास 3 सिंचाई है तो आप एक CRI पे दे लो, एक बूटिंग पे दे लो, और आप एक मिल्किंग स्टेज पे दे सकते हो। अगर आपके पास 2 ही सिंचाई उपलब्ध है तो आप CRI पे दो और बूटिंग पे दो। अगर आपके पास ओनली एक ही सिंचाई है तो आप CRI स्टेज पे दो। और अगर आपके पास एक भी नहीं है तो फिर किसने कहा है कि आप गेहूं ही उगाओ, फिर आप जो भी उगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इज लोकेटेड। एक्सक्यूज मी सर, आप पुराने डेटा बता रहे हैं हमको, ये तो इसका नाम ही हमने नहीं सुना। हाँ, इसका नाम आप सही पकड़ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। ये करनाल में तो है, लेकिन इसका नाम अभी वर्तमान में गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कर दिया गया, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है ये, करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे कर दिया है, करनाल हरियाणा में। उसके बाद हैदराबाद में मैंने अभी बताया, काजरी भी, काजरी तो अपने यहाँ पे जोधपुर में है, लेकिन अभी एक मैंने क्रीडा, कौन सा वाला, क्रीडा, नारम, सारे कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। मिलेट क्या होते हैं, मोटे अनाज, वो भी हैदराबाद में है। न्यू दिल्ली में जैसे कि अपना कई इंस्टीट्यूट हैं, ICR है, IAR है, भी यही है। करनाल में देखना अपना ये डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, जिसका नाम मैंने आपको बताया अभी। जैसे बीकानेर में कौन सा है, बीकानेर का आप मेरे को बताएं। जैसे CIAH है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये भी कहाँ है, बीकानेर में। स्थापना कब हुई, 1993 में हुई। ठीक है, और भी बीकानेर में बहुत इंस्टीट्यूट हैं। द मेथड ऑफ इरीगेशन एम्प्लॉयड वेयर सरफेस इज अंडुलेटिंग, मतलब आपकी भूमि अगर उबड़ खाबड़ है तो वहाँ पर आप कौन सी सिंचाई करेंगे, वहाँ पर हम एक सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, स्प्रिंकलर। और आपके पास पानी की कमी है, फ्रूट क्रॉप लेनी है, तो आप ड्रिप इरीगेशन कीजिए। और उसके बाद आपके पास पानी ज़्यादा है, फ्लूड सिस्टम लीजिए। अगर आपके पास धान की क्रॉप है, जूट की क्रॉप है, तो भी आप फ्लूड सिस्टम लीजिए। लेकिन भैया इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट हानि ज़्यादा होती है। और उसके बाद देखना स्प्रिंकलर क्या है, स्प्रिंकलर में उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में ले सकते हो, फवारा लगा रहता है, ऊपर नोजल लगा रहता है, वहाँ से जल आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव हाईएस्ट बायोमास इन सॉइल, कि मतलब बायोमास के हिसाब से कौन सा जो ग्रुप है माइक्रो का हाईएस्ट बायोमास के हिसाब से। तो देखना पॉपुलेशन के हिसाब से तो मैं बताऊं, पॉपुलेशन के हिसाब से तो बैक्टीरिया सर्वाधिक, उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, उसके बाद फंजाई। लेकिन मैं बायोमास के हिसाब से बात करूं, ये बहुत स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, 100% आने के चांस है आगे भी। और अभी इसी साल जेट 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि हाईएस्ट बायोमास किसका है, तो उसका आंसर कौन था फंजाई। बायोमास के हिसाब से सबसे ज़्यादा फंजाई होती है, उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज होती है, उसके बाद कौन होता है, बैक्टीरिया। और मैं बताऊं, फंजाई एसिडिटी कंडीशन में बढ़ती है, जो एक्टिनोमाइसिटीज है ये क्षारीय कंडीशन में बढ़ती है, ये अम्लीय कंडीशन होती है, जब है ना pH कम होता है फंजाई ज़्यादा बढ़ती है। और बैक्टीरिया लगभग 5.5 से 8 pH पर धमाके से रहते हैं मृदा में। ठीक है,
आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लाइक करो। अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको क्वालिटी लगी है तो आपका हाथ लाइक करने से नहीं रुकेगा, और साथ में आप छोटे भाई बहनों को शेयर भी कर सकते हैं। कोई बड़ा भाई हो या फिर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।